बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 16 का जो पहला टॉपिक है, इस चैप्टर के लिए हम दो हिस्से कर सकते हैं। पहला हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मुताबिक, दूसरा हिस्सा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करता है। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए, ये पॉइंट्स हेल्पफुल रहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए। तो पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो मैंने पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके पास सिर्फ एक ही फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा है कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी उसकी, ठीक है, साथ में एक और फील्ड भी डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में रेडिएट नहीं होते, स्पेस में फैलते नहीं। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स यानी जो कि स्पेस में ट्रैवल कर रही होती है, मूव कर रही होती है, वो हमें नहीं मिलती। तो जब भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी। उसके बाद मैंने लिखा है कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेशन से मूव करवाते हैं, अच्छे तरीके से याद रखिएगा, एक्सेलरेशन से, तो चूंकि वो मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और ये मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पेस में क्या करती है, रेडिएट करती है, फैलती है। तो इसका मतलब होता है जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेट करने वाला चार्ज पार्टिकल, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ये सारी थ्योरी हम अब तक डेवलप करके आ चुके हैं। मिसाल के तौर पर चैप्टर 14 के अंदर हमने जो मोशनल ईएमएफ है वहां पर हमने ये बात की थी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव करते हैं तो उस कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होते हैं। तो ईएमएफ का मतलब ये है कि चार्जेस कंडक्टर के एक तरफ पॉजिटिव हो जाते हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ क्रिएट होता है। तो अगर एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 12 के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी कंडक्टर को मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी कंडक्टर को मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने का मतलब यह है, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से हमने ये पढ़ा कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज पार्टिकल के मूव करने का मतलब ये है कि जो ई फील्ड है वो चेंज हो रही है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होने का रीजन, जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, उसका रीजन ये है कि जब भी आप किसी चीज को एक्सेलरेट कराते हैं तो यू पुट एनर्जी ऑन टू इट। जब आप उसको एनर्जी देते हैं तो वो एक्सेलरेट करता है, राइट। आप एडिशनल फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, नेट फोर्स अब आपका जीरो नहीं होता, तभी कोई चार्ज पार्टिकल या कोई भी मास क्या करता है, वो एक्सेलरेट करता है। तो जब एक्सेलरेट करता है यू आर गिविंग एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो चीज हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये ई मुसलसल चेंज हो रहा होगा और बी भी मुसलसल चेंज हो रहा होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं। ये मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा कि 90 डिग्रीज क्यों है। बट रिमेंबर, अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों के दरमियान एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, तो ये वो 90 डिग्री का एंगल मैंने इनके दरमियान बताया हुआ। नंबर 5 पॉइंट में इस तरीके से लिख देता हूं। नंबर 5 पॉइंट मैं ऐसे लिख देता हूं कि चेंजिंग ई प्रोड्यूस बी एंड चेंजिंग ई प्रोड्यूस ई। ठीक है, ये जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था, याद रखिएगा, चेंज होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है और चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेल्फ सस्टेनिंग होती है, एक बार प्रोड्यूस हो जाती है तो ये ट्रैवल करती है। नंबर 6 पॉइंट हम ये लिख देते हैं, किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती इनको ट्रैवल करने के लिए।
राइट। यही वो वेव्स हैं जो कि सूरज से जमीन पर इन द फॉर्म ऑफ लाइट पहुंच जाती हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो स्पीड है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से। और स्मॉल सी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, राइट। क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 बाई एक्सपोनेंट माइनस 7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12। तो वो वैल्यूज यहां पे रखते हैं तो ये तकरीबन 2.998 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास आता है, जिसको हम तकरीबन बराबर लेते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। ये याद रखिएगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि किसी भी वेव की जो स्पीड होती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ उसके दरमियान एक रिलेशन है, हम जानते हैं एज v किसके बराबर होता है, f लैम्डा के। v वेव की स्पीड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो स्पीड है वो हमारे पास किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, c से। तो इस v की जगह पर क्या लिखेंगे, c। ओके। फ्रीक्वेंसी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम पढ़ते हैं न्यू, nu, न्यू। ओके। और लैम्डा को हम लैम्डा लिखते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला हमारे पास, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। किसके लिए, ये हमारे पास है स्पीड ऑफ ई एम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास। और याद रखिएगा स्पेस में जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ये जरा आपने समझ लेनी है। देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पिक्चर है जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। तो इसमें ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है, आप देख सकते हैं कि रेड से जो उसने बनाया हुआ है हमारे पास, ये उसने कहा है मैग्नेटिक फील्ड, और ब्लू से जो उसने बनाया हुआ है उसको उसने कहा है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर ये जो लाइन जा रही है इसको उसने कहा है कि दिस इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। अब वेव जा इस तरीके से रही है, लेकिन हम ये देख सकते हैं, देखिए उसने दिखाया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये हर लम्हे में एक दूसरे पे कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। उसके बाद ये जो पूरी वेव है यानी जो ब्लू है, ब्लू ये पूरा एक जो क्रस्ट है या ट्रफ कह लो, ये ट्रफ कितना है, ये 180 डिग्री का होता है। उसके बाद क्रस्ट का भी 180 डिग्री, ये 360 होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं इसको एक हम्प कहूंगा, हम्प। ये एक हम्प है और ये दूसरा हम्प है हमारे पास। तो ये एक हम्प जो है ये जाके दूसरी तरफ जाके चेंज हो रहा है। नाउ यू कैन सी इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, कि पहले ये नीचे था, नीचे से ऊपर हो गया। तो मुझे बताइए एक चीज, नीचे से ऊपर हो रही है, मेरी बात समझ रहे हैं? पहले उसकी जो डायरेक्शन है, अगर उसकी डायरेक्शन पहले जो है वो ऐसे है, इधर है, और उसके बाद उसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, तो ये कितने का एंगल बन रहा है? तो आप इसको बोलेंगे कि जब कोई चीज अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट कर लेती है, दिस इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को मुसलसल चेंज करे, इट इज चेंजिंग इटसेल्फ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी तो मामला है। देखिए अब इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी और इसकी डायरेक्शन उस तरफ है, यानी एक चीज जो थी, जिस तरह अभी मैंने तस्वीर बनाई है, सेम अगर तस्वीर में एक ऐसे बना लूं कि एक डायरेक्शन इस तरफ है मेरे पास, ठीक है, और फिर वो डायरेक्शन मेरे पास इस तरफ चली जाए, तो ये कितने का एंगल है दोनों में? 180 डिग्री का आप बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कंटिन्यूअसली अपने आप को चेंज कर रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी मुसलसल चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मुसलसल चेंज हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना रहे हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि उसने जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे उसने कैलकुलेट कर लिया क्या, वेवलेंथ। तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक या एक हम्प से दूसरे हम्प तक कंसेक्यूटिव दो हम्प के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है। तो आप इसको भी वेवलेंथ कह सकते हैं, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस। ये जो ब्लू है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके जरिए भी आप कर सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा वेवलेंथ। तो मेरा ख्याल है ये बात समझने में आसानी होगी। इसके साथ ही हम एक चीज और भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक तस्वीर है, ये तस्वीर मैं आपसे शेयर कर लूं। देखिए इस तस्वीर के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बहुत सारी हैं,
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हमारी आंख देख सकती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास कहलाती है विजिबल लाइट, जो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जरा बेहतर तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास ये यहां से यहां तक ये सारे जगह, यानी ये वो है जो कि हम हमारी इंसान की आंख देखती है। इंसान की आंख सबसे कम रंग जो देखती है वो उसको रेड नजर आता है। तो मैं इसको ऐसे कहूंगा कि सबसे कम एनर्जी या सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो हम देखते हैं वो रेड नजर आता है, और सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी हम देखते हैं वो हमें वायलेट नजर आता है। तो वो उसने इसको विजिबल लाइट है, और वो सिर्फ ये पोर्शन है, ये बारीक सी लाइन जो ऊपर में जिसके ऊपर इस वक्त अपना कर्सर मूव कर रहा हूं आप देख सकते हैं। तो रेड से इस तरफ क्या होगा, इंफ्रारेड। तो रेड से इस तरफ इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव के बाद शॉर्ट रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, तो उससे एक ही रेडियो वेव दिखती है। अच्छा, वायलेट जो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी आंख देख सकती है, उसके आगे कौन सा होता है हमारे पास, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रेज के बाद गैमा रेज के बाद फिर कॉस्मिक रेज, इस तरीके से चलता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जब ये फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, ये वेव के दरमियान गैप कम है, वेव लेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो वेव लेंथ जो है वो इंतहाई यानी सॉरी फ्रीक्वेंसी इंतहाई ज्यादा से कम की तरफ जा रही है। तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी से चलते 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 बहुत मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की तरफ हम चले गए। चलिए, कम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ, फ्रीक्वेंसी कम या वेवलेंथ ज्यादा कह लो, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा या वेवलेंथ कम कह लो, बात एक ही होती है, राइट। तो ये इस पूरे ये बहुत बड़ा उन्होंने स्पेक्ट्रम बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, जिसमें से सिर्फ ये एक हिस्सा है जिसको हमारी आंख देख सकती है, जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। ओके, इसके अलावा जो इंफ्रारेड है वो हमारी स्किन डिटेक्ट कर लेती है, राइट। एक्सरेज आप डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हो, आप इससे ज्यादा फेमिलियर हो। मेरा ख्याल है अब ये बात समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर हैं, उससे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस तरीके से परपेंडिकुलर है। और जा कैसे रही है, वेव ऐसे जा रही है, इस तरफ आपकी तरफ ऐसे आ रही है। तो अब वेव कैसे जाएगी, फर्स्ट कर लेंगे, ये मैग्नेटिक है और ये इलेक्ट्रिक है। तो ये मैग्नेटिक जैसे ट्रैवल करेगा, यहां से इस तरफ आएगा, ये पूरा यूं घूम के इधर आएगा। ये बात समझ रहे, यूं था और पूरा घूम के इधर चला गया। तो यहां से यहां ये कितना हुआ, 180। तो इसको देखो, ये इधर था, बिल्कुल नीचे लगे, ये तो 180 घूम रहा है। तो 180 यानी इस तरफ पूरा घूमते हुए जाते हैं। इसको हम कहते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट करती है। मेरी बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैंने अभी आपको जो बात दिखाई थी उसमें याद रखिएगा, यहां से हम लोग ये चल तमाम चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर मैं C अपॉन यहां पर लैम्डा करता हूं तो ये किसके बराबर होता है, न्यू के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इनवर्स है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ, ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा। ओके, सी हमारे पास कांस्टेंट रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। जो कुछ मैंने आपको भी दिखाया था, जिसे हम कहते हैं EM स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी एक अहम चीज है जो कि पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर हमें एनर्जीज का पता चलता है। और जब हमें एनर्जीज का पता चलता है तो जब हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, वहां हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे क्वांटम्स, फिर हम पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन। तो वो जो आने वाला फोटोन होगा, फोटोन तो सेम है। तो कभी फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक करवाएगा, कभी फोटोन क्वांटम करवाएगा, कभी फोटोन पेयर प्रोडक्शन करवाएगा। देन हाउ वुड वी नो कि कब फोटोन क्या करवाएगा? तो फोटोन कौन सा प्रोसेस करवाएगा, इट डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द फोटोन, राइट। तो एनर्जी चेंज होने से फोटोन का जो इफेक्ट्स हैं वो भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। असल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम कहेंगे कि अल्ट्रावायलेट फोटोन, क्वांटम में हम बोलेंगे एक्स-रे फोटोन, और पेयर प्रोडक्शन में हम बोलेंगे गामा रे फोटोन। सो यू सी कि व्हेन वी आर चेंजिंग द एनर्जी we have the different phenomena, right? So phenomena, ये जो effects है, it depend upon basically the energy. अच्छा, by the way, यहाँ पे इस वक्त हमने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखा है, तो इसका मतलब है हम वेव कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 17 में जाएंगे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को वेव नहीं, बल्कि हम इसको जो है ना एक फोटोन का नाम देंगे, और वहां बताएंगे कि फोटोन जो एनर्जी का पैकेट है, इट इज द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। कि वो फोटोन जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ई
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का कैरियर होता है। होती वही चीज है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स। यहां तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है मैंने तस्वीर में आपको दिखा दिया था कि ई और बी दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्रीज पर होते हैं, तो मेरा ख्याल है मुझे इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं, या एक छोटा सा मैं रिव्यू ये दे देता हूं आपको कि ये वायर है, जिस वायर में से हमने फर्ज करें कि इस वायर के यहाँ पर हमने एक एसी जनरेटर लगा दिया, ठीक है। तो उससे होता ये है कि इस वायर में यानी एसी जनरेटर के साथ हमने दो वायर कनेक्ट किए हैं। इन वायर्स को आप यहाँ पर एंटीना भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये एंटीना हमारे पास। तो ये एक एंटीना हमारे पास, अगर हमने एसी किया है तो एक वक्त ये आता है कि ये पूरा हिस्सा क्या हो जाता है पॉजिटिव, और ये पूरा हिस्सा क्या हो जाता है हमारे पास नेगेटिव। एसी सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह ट्रेवल करता है कि पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है। तो इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो जब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ किस तरीके से, आप बात समझ लें। फिर कुछ देर के बाद जब ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास, और ये हिस्सा हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री अपने आप को चेंज कर देगा। अच्छा, हम बात जानते हैं कि जिस वक्त आप फर्ज करेंगे करंट इस डायरेक्शन में मूव करें, करंट की डायरेक्शन में थंब को करें, उंगलियों को रोटेट करें, तो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल किस तरीके से बनता है। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी, ये आप पढ़ चुके हैं। एंड दिस इज, या ऐसे कह लेंगे दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एंगल कितना बना रही है? ई और बी आपस में 90 डिग्री। तो ये हमेशा इसी तरह करते हैं। तो करंट ऊपर जा रहा है तो ये इस तरीके से घूम रहा है, करंट नीचे आ रहा है तो उंगलियों को ऐसे रोटेट कर ले तो फिर ये इस तरीके से घूम रहा है, राइट। तो कभी ये सर्कल ऐसे क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज घूमेगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज। सो कभी ये इस तरह होगा हमारे पास, और कभी ये इस तरीके से मूव करेगा। यानी कभी नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, तो कभी मेरे पास नॉर्थ इधर आ जाएगा, फिर साउथ इधर आ जाएगा। समझ वाली बात है। सो इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम क्या काम लेते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम लोग इस वक्त जिस पर्पस को स्टडी करने वाले हैं उसको हम कहते हैं कि उसको इलेक्ट्रॉनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम अपने मैसेज को, अपने इंटेलिजेंस को किसी दूर डिस्टेंस के ऊपर भेजना चाहते हैं। मैं जिस आवाज में इस वक्त बोल रहा हूँ, ये आवाज हो सकता है मेरे घर से बाहर भी ना जा रही है, राइट। तो मुझे अगर दूर तक अपनी आवाज को पहुंचाना है तो मुझे बहुत ज्यादा जोर से बोलना पड़ेगा, लेकिन ये मेरी आवाज बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आप जानते हैं फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, दैट्स इट। ये 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाजों को हम इंसान सुन सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि मैं 20 हर्ट्ज की सुनूं, हो सकता है मेरी सुनने की कैपेबिलिटी जो है वो 100 से स्टार्ट हो रही हो, तो वक्त के साथ साथ कान भी इंसान के खराब होते रहते हैं, और होते हैं। और बायोलॉजिकली ये बात हम जानते हैं कि जो हमारे कान है उनका डैमेज जो है वो रिट्रीवेबल, उसको दोबारा रिट्रीव नहीं किया जा सकता, उसको दोबारा सही नहीं किया जा सकता। यू हैव टू यूज अ डिवाइस अगर आप दोबारा सही सुनना चाहते हैं। सो ह्यूमन की जो सुनने की जो रेंज है वो हमारे पास ये है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम है, तो फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम, ठीक है ना। हम ये बात जानते हैं कि ई किसके बराबर होता है? एच न्यू के बराबर होता है। तो ई हमारे पास क्या है? एनर्जी है, और ये न्यू तो हमारे पास एक कांस्टेंट है, बाद में बात करेंगे। और ये न्यू है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सो एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ है? फ्रीक्वेंसी के साथ है। मोर फ्रीक्वेंसी मोर एनर्जी, लेस फ्रीक्वेंसी लेस एनर्जी। सो चूंकि मेरी फ्रीक्वेंसी कम है, मेरी एनर्जी कम है, मेरी आवाज दूर तक नहीं जा सकती। एक तो मसला ये है। नंबर टू मसला ये है कि जब हम एंटीना डिजाइन करते हैं और एंटीना किसी वेव को रिसीव करता है, तो एंटीना का जो डिजाइन है उसका जो प्रिंसिपल है वो इस पर डिपेंड करता है कि एंटीना इफेक्टिवली उस वक्त काम करता है जब एंटीना की डायमेंशन कंपेरेबल हो वेवलेंथ के साथ। ये याद रखिए कि जो डायमेंशन ऑफ एंटीना है should be comparable to wavelength। वो wavelength से comparable। तो भाई जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं,
या फर्ज करें कि अगर मैं 3 किलो हर्ट्ज की वॉइस टोन जनरेट करता हूं, 3 किलो हर्ट्ज की। अच्छा, पहली बात तो याद रखिएगा, एक चीज होती है माइक। इस वक्त भी आप लोग मेरी आवाज माइक के थ्रू ही सुन रहे हैं, ठीक है। माइक का मतलब ये है कि मेरे लैपटॉप पे एक माइक लगा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूं ये तो मैकेनिकल वेव्स है। ये मैकेनिकल वेव्स माइक से टकराती हैं और वो माइक को हम आमतौर पे आप उसको ट्रांसड्यूसर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सेंसर करें तो सेंसर क्या करते हैं, मेरी आवाज को सुन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेरे लैपटॉप को समझ में आता है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, फर्स्ट करें मैं माइक के सामने बोल रहा हूं और वो माइक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर रहा है उस वॉइस टोन में, वो 3 किलो हर्ट्ज है। और हम जानते हैं कि जो स्पीड है हमारे पास वो है 3 एक्सपोनेंट 8 है मेरे पास। तो दिस इज आई थिंक फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज स्पीड। तो यहां से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि वेवलेंथ कितनी होगी, तकरीबन एक्सपोनेंट 5 मीटर की वेवलेंथ आती है। तो एक्सपोनेंट 5 मीटर का मतलब समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये कितना बन गया हमारे पास, 100,000 का मतलब क्या हुआ, 1 लाख। 1 लाख मीटर, तो 1 लाख मीटर, समझ रहे, 1 लाख मीटर। इतनी बड़ी डायमेंशन का मुझे क्या चाहिए, एंटीना चाहिए। इम्प्रैक्टिकेबल है, मतलब ये तो प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता है। आप इतना बड़ा एंटीना बनाए, इतना बड़ा एंटीना, तो हमें चाहिए कि एंटीना का साइज छोटा हो, राइट। ये दो मैंने आपको बड़े अहम किस्म के रीजंस बताए। नंबर 1 के बात यह है कि फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम है, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। नंबर 2 मैंने आपको बताया है कि जो एंटीना साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपने जो हमारा सेंसर है, जो माइक है, जो हमारी आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम फिर क्या करते हैं, उनको हम ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे कह लीजिए, या उनको हम जो है ना ये कह लीजिए कि ट्रांसलेट करना सही है, तो हम उसको ट्रांसलेट करते हैं हायर फ्रीक्वेंसी को। ये जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, मॉड्यूलेशन का मतलब है कि लो फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं किसमें, हाई फ्रीक्वेंसी के। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कौन से हैं, अब हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो इंटेलिजेंस में अब आप तमाम चीजें ले लें, मिसाल के तौर पे अब आज की दुनिया में वॉइस भी ले लें और इमेजेस भी ले लें, वीडियोस भी ले लें, टेक्स्ट भी ले लें। तो ये तमाम चीजें जो है ना, ये तमाम चीजें हमारे पास क्या है, ये हमारा इंटेलिजेंस है, या ये हमारा सिग्नल है, जो सिग्नल को हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, दूर कहीं भेजना चाहते हैं, राइट। तो इसके लिए हमें इन तमाम सिग्नल्स को, ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इनको हाई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं हमारे पास, इनको हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सही है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में आपके पास क्या आ गया, आपके पास वॉइस आ गई, हमारी वीडियो आ गई, इसमें इमेजेस आ गए, इसमें टेक्स्ट आ गया हमारे पास, ETC, जो कुछ भी हम भेजना चाहते हैं वो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। और हाई फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल होता है, इसको हम कहते हैं कैरियर, दिस इज नोन एज कैरियर वेव। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है। देखो, मैं जाना चाहता हूं, पंजाब जाना चाहता हूं, तो मैं चलते हुए जा रहा हूं, तो मेरी स्पीड बहुत कम है, तो आप बोलेंगे आप किसी ऐसी चीज पे सवार हो जाओ जिसकी स्पीड बहुत तेज हो, आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो मैं जिस चीज पे सवार हो जाऊंगा, जहाज पे या ट्रेन पे या किसी कार पे, तो वो कार या ट्रेन या जहाज, वो मेरे लिए किसका काम करेगा, कैरियर का, मुझे कैरी करके लेके जाए, राइट। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में जिसमें हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, वो हमारे पास कैरियर होता है, उस कैरियर के ऊपर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मॉड्यूलेट कर लेते हैं, बिठा लेते हैं। दिस इज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, 2 रीजन मैंने आपको बताया, 3 रीजन है, तो 2 रीजन मैं आपको बता रहा हूं जो हमारे से बड़े काम के। नंबर 1 रीजन हमारे पास क्या है, नंबर 1 रीजन ये कि हम उसकी एनर्जी ज्यादा कर रहे हैं। नंबर 2 रीजन क्या है कि जो रिसीविंग साइड पे एंटीना है, या तो वो एंटीने का जो साइज है वो रिड्यूस करना चाहते हैं। देखो, पुराने मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल हमारे पास, अब वक्त के साथ साथ मोबाइल के साथ छोटे हो चुके हैं, ठीक है। अब तो स्क्रीन बड़ी होने की वजह से मोबाइल ऐसे बड़े से नजर आते हैं, लेकिन स्लिम कितने, तो एंटीना की तरह वो जो एंटीना होता था पुराने मोबाइल में, आप देख सकते हैं ऐसे बड़े बड़े एंटीना होते थे, उसके साथ निकलते थे, ठीक है।
तो वो एंटीना क्यों है, किधर वो एंटीना इसलिए नहीं है कि वी आर नाउ ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी, तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर एंटीना साइज बहुत छोटा होता है, तो अब लाइक एक डॉट है, डॉट मोबाइल के अंदर एंटीना है लेकिन एक डॉट की तरह पॉइंट है, बस दैट्स इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग ने मॉड्यूलेशन की क्यों जरूरत हमें होती है इसके ऊपर हमने बात की, और हमने आपसे कहा था कि जो मैसेज है हमारा या हमारी वॉइस है, जिस तरीके से मैं इस वक्त क्लास में जो बोल रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे जो वॉइस के जो सिग्नल है ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, या कोई इमेज है मेरे पास या कोई वीडियो है उसको मैंने सेंड करना है बहुत दूर डिस्टेंस है, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हम अपने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में ट्रांसलेट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था मॉड्यूलेशन का। तो मैंने इस तरीके से बात की थी कि मेरे पास एक है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमारे पास क्या क्या है, इसको मैंने मुख्तलिफ नाम दिए थे। मैंने कहा था कि ये हमारे पास वॉइस भी हो सकती है, ये हमारे पास इमेज भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकती है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, ये ठीक है। तो मतलब कुछ भी है ये, इसको हम बेसिकली किसका नाम देते हैं, इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। सो दिस इज द इंटेलिजेंस जिसको हमने सेंड करना है। तो हम जो प्रोसेस है उसको हमने कहा कि दैट इज मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन के जरिए हम अपने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसलेट कर देते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के अंदर, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, कैरियर का नाम दिया था। तो दिस इज कैरियर वेव, ठीक है, ये कैरियर वेव है हमारी। कैरियर का मतलब है लेके जाने वाली, कैरी करने वाली। अच्छा, ये हाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो हम अपने लो फ्रीक्वेंसी इंटेलिजेंस को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, मॉड्यूलेशन का नाम दिया था। किसी भी वेव के अंदर जो है वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होती हैं, और वो क्या होती है याद रखिएगा। अगर मैं किसी वोल्टेजेस में लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं वोल्टेजेस ऑफ अ वेव, किसी वेव के अगर मैं वोल्टेजेस लिख रहा हूं तो वो बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय एक हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारे पास होता है। इस तरीके से हम किसी भी वेव के वोल्टेजेस को लिखते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमने वोल्टेजेस की लिए हमने लिखा v, एम्पलीट्यूड वेव का हमने शो किया a से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास साइन। अब साइन के साथ थीटा भी तो हमारे पास आता है, तो ये जो थीटा है हमारे पास, इस एंगल को हमने लिखा ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। ये आपको पता भी होगा, अगर नहीं भी मालूम तो कोई इशू नहीं है। मैं जब चैप्टर नंबर 8 तो उस वक्त मैं आपको बता दूंगा कि ओमेगा t प्लस फाइव किस तरीके से हमारे पास होता है। ये चले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि अगर एक सर्कल के अंदर मैं इस तरीके से क्वाड्रेंट बना लेता हूँ, तो ये जो मेरे पास एंगल है, इस एंगल का मैं नाम दे देता हूँ, फर्स्ट कर लीजिए क्या नाम दे देता हूँ, फाइव दे देता हूँ, राइट। फिर मेरा पार्टिकल पोजीशन 1 से पोजीशन कहां पे आ गया, 2 पे आ गया। फिर ये पार्टिकल पोजीशन 2 से चला गया पोजीशन 3 पे। तो खाली ये वाला, पहले वाला तो फाइव है, अब जो अगला एंगल है अगर मैं इसको नाम देता हूं तो इसका थीटा का। तो हम ये बात जानते हैं कि हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रखी है कि वो थीटा अपॉन टी होता है, याद है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा टी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास थीटा किसके बराबर आ जाता है, ओमेगा टी के बराबर। तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये किसके बराबर होगा, ओमेगा टी, यानी थीटा ओमेगा टी और फाइव को प्लस कर दीजिए तो ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमारे पास इस तरह इक्वेशन है, जिसको मजीद मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये मेरे पास एम्पलीट्यूड को ए नॉट लिखा, साइन के बाद ओमेगा मेरे पास होता है 2 पाई एफ टी और प्लस फाइव। अब ये क्वेश्चन हमें बहुत अहम बात बता रही है। ये क्वेश्चन कह रही है कि किसी भी वेव को आप तीन तरीके से उसमें तब्दीली ला सकते हैं। नंबर 1, आप उसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। नंबर 3, आप उसके फेज यानी एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उस वक्त हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। क्या हम एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे? अगर हम एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं, मेरी बात समझ आ रही है, एम्पलीट्यूड किसका वेरी होगा, ये सारी कहानी किसके साथ होगी, ये हाई फ्रीक्वेंसी के साथ होगी। बी केयरफुल, ये सारी जो स्टोरी है ये किसके साथ है, ये सारी स्टोरी है जनाब वाली इस हाई फ्रीक्वेंसी वाले के साथ। तो होगा क्या हमारे पास कि ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, मेरा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल,
अगर हाई फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड को चेंज करेगा तो इस मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं, इस टाइप की मॉड्यूलेशन को कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड किसका वेरी होगा? हाई फ्रीक्वेंसी का। ओके, अगर मेरा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मेरे कैरियर की यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा तो इस किस्म की मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम, जो चैनल बड़े मशहूर हैं। इसके बाद ये है कि अगर मेरा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मेरे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी कैरियर की फेज को चेंज करेगा, दिस इज नोन एज फेज मॉड्यूलेशन। तो किसी वेव के अंदर तीन जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बड़े अच्छे तरीके से नोट करना है। और मैं मॉड्यूलेशन की बात कर रहा हूं इस वक्त, जब हमने किसी वेव को क्या करना होता है? ट्रांसमिट करना होता है। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, और ये तीन टाइप है हमारे पास मॉड्यूलेशन की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, राइट? ये तीन तरीके हमारे पास मॉड्यूलेशन करवाने के। मेरा ख्याल ये बात भी समझ में आ गई होगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम AMV कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने जिस तरह की डेफिनेशन बता दी आपको कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल या हमारा इंटेलिजेंस जो है वो हमारे कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को चेंज करता है, राइट? इस किस्म की मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेव बजाय खुद बनाने के, अपने ड्राइंग पे भरोसा करने के आपको दिखा देता हूं किस किस्म की। देखिए जनाब, हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं इस वक्त आप लोगों से, और मैं आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले ये तस्वीर को हम देख लेते हैं, जिससे बहुत अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि दर हकीकत एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती क्या है हमारे पास। तस्वीर बड़ी नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है ये इनफ है आपको नजर आ रही सही, बिल्कुल ये ठीक। ओके, इसमें हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये है हमारे पास वो सिग्नल जिसको मैंने ट्रांसमिट करना है, लो फ्रीक्वेंसी। ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है हमारे पास। ये देखिए, ये उसने लिखा हुआ है हमारे पास कैरियर सिग्नल, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। अब हमने कुछ इस तरह का काम किया, ये सर्किट है, इस सर्किट को छोड़ें, हमने कुछ ये काम किया कि आप ये देख रहे हैं, ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये पूरा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, क्या आपको यहाँ पे डॉटेड नजर आ रहा है? ये देख रहे हैं, ये डॉटेड, ये ऊपर, यानी इसका मतलब ये कैरियर के ये जो एम्पलीट्यूड थे वो एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से हमने वेरी किए कि कैरियर के जो एम्पलीट्यूड के जितने भी पॉइंट्स है उन तमाम पॉइंट्स को अगर तुम मिलाना शुरू करो, देन यू विल सी कि वो जो एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह वेरी हुए कि ऐसा लग रहा है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल उस हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर बैठा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, व्हिच मींस कि कैरियर के या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को हमने इस तरह वेरी किया कि वो एम्पलीट्यूड वेरी हो रहे हैं, और उन एम्पलीट्यूड को मिलाने से बन रही है हमारे पास ये वेव, जिसको मैं इंटेलिजेंस या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कह रहा हूं। ये ऊपर भी है और ये नीचे भी है, सेम स्टोरी गोज। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है, मैं जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं उसको आराम से बता सकता हूं, और वो है, अगर आप हमारी सिन बोर्ड की बुक देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है साइड बैंड्स। इसका मतलब ये है कि दो हमारे पास जगह बन जाती है जहां पर हमारा इंटेलिजेंस ट्रेवल कर रहा होता है। एक तो ये अपर पॉइंट्स होते हैं, इसको कहते हैं अपर साइड बैंड। ये लफ्ज याद रख लीजिएगा, क्या कहलाता है? अपर साइड बैंड, यानी तो ऊपर वाला। और साइड क्यों? कि जो दरमियान की लाइन है, इससे एक साइड ऊपर है और एक साइड नीचे, तो साइड का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है हमारे पास, ठीक है? तो दिस इज अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो अपर साइड और लोअर साइड बैंड में जिसको हम चाहे ट्रांसमिट कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी। और कोई अच्छी तस्वीर, जैसे ये तस्वीर भी है, ये देखिए, ये ज्यादा मैग्नीफाइड तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास सिग्नल है। ओके, और ये मेरे पास एम्पलीट्यूड है किसका? कैरियर का। नाउ यू कैन सी कि जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वही चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं। और इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर वाले पॉइंट्स को मिलाओ तो बिल्कुल वही तस्वीर बनती जा रही है जो कि मेरे पास किसकी है? ये मेरे पास मेरे इंटेलिजेंस की है या मेरे वॉइस की है, जिसको मैं ट्रांसमिट करना चाह रहा हूं। और नीचे वाले पॉइंट्स पे भी उसी तरीके से बन रही है। ये इसको बना के देना चाहिए था ताकि ज्यादा अच्छी डायग्राम नजर आती है, कोई मसला नहीं। ये देखिए, अब समझ में आ रहा है? ये जिसको आरएफ सिग्नल कह रहा है वो हमारे कैरियर है। हम जानते हैं हम आरएफ सिग्नल बन चुके हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है हमारे पास ये। और ये वो वेव है जिसको मैंने मॉड्यूलेट करना है, मॉड्यूलेटिंग वेव। याद है मैंने नाम दिया था मॉड्यूलेटिंग वेव। तो ये मॉड्यूलेटिंग वेव आप देख सकते हैं कैरियर के एम्पलीट्यूड्स के ऊपर सवार हो गई। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आई बिलीव ये समझ में आ गया होगा। किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ ले ताकि मैं इसको हटा दूं। एम्पलीट्यूड वेरी होगा, याद रखिएगा हमेशा आपके कैरियर का। मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो मेरा वॉइस है या ये जो मेरा मॉड्यूलेटिंग वेव है, ये मॉड्यूलेटिंग वेव आपको कहां नजर आ रहा है? इस कैरियर में। इस कैरियर में आपको
कैरियर के जितने भी अपर पॉइंट्स हैं, इन अपर पॉइंट्स पे भी नजर आ रहा है और इसके लोअर पॉइंट पे भी नजर आ रहा है। हाँ, वो रिवर्स हो गया रिवर्स, लेकिन है तो वही ना। जब यहाँ पे क्रस्ट था तो यहाँ पे ट्रफ चल रहा है, जब यहाँ पे ट्रफ है तो यहाँ पे क्रस्ट चल रहा है। ये नीचे वाले हिस्से की बात कर रहा हूं मैं। तो किसी वेव को रिवर्स कर लेना हमारे लिए कोई इशू नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर इस लाइन को आप सेंट्रल लाइन माने तो सेंट्रल लाइन के इधर और सेंट्रल लाइन के नीचे दोनों तरफ आपका मैसेज चलता हुआ जा रहा है। किसके ऊपर? कैरियर के ऊपर। तो मैं कह रहा हूं जो कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं ना, उनमें इसको हम कहते हैं साइड बैंड्स। साइड बैंड का मतलब है आपका जो सिग्नल है वो दोनों साइड पे होता है, अपर साइड एंड लोअर साइड। जैसे कहते हैं अपर साइड बैंड, इस लाइन के, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर वाले सबको कहते हैं अपर साइड बैंड और इस लाइन के नीचे वाले सबको कहते हैं लोअर साइड बैंड। तो हमारे ग्रुप में देखिएगा अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, उससे दोनों बताए हुए हैं, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, दो साइड बैंड होते हैं। आपकी मर्जी, आप अपर साइड बैंड को आगे रिसीव कर लें या ट्रांसमिट कर लें या लोअर कर लें, दोनों को करने का फायदा नहीं, आपकी एनर्जी जाया होगी ना, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का इन डेप्थ टॉपिक है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन दिस इज द साइड बैंड्स, ओके, एंड योर एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इज चेंजिंग। मेरा ख्याल है कि बात समझ में आ गई होगी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारे पास है क्या? अच्छा, मैं यहाँ पे एक लफ्ज था हमारे पास RF का, जिसे मैंने कहा कि ये हमारे पास कहलाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब मेरे दिमाग में नहीं है कि मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया है कि नहीं बताया, क्योंकि 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, मैं जहां तक मेरे ध्यान में है कि शायद मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको हमारी आंख देख सकती है उसको विजिबल कहा था। सबसे कम एनर्जी जो हमारी आंख देखती है वो रेड नजर आती है। तो रेड से नीचे इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। तो रेडियो वेव में ये रेडियो वेव्स हैं। तो रेडियो वेव्स के अंदर हमारे रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो रेडियो वेव दो टाइप की हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो पहले शॉर्ट रेडियो वेव, फिर लॉन्ग रेडियो वेव। इसी तरीके से विजिबल लाइट की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमारी आंख देखती है वो वायलेट है। तो सुपर अल्ट्रावायलेट, देन एक्स रेज, देन गामा रेज एंड देन कॉस्मिक रेज। तो ये जो लॉन्ग रेडियो, शॉर्ट रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये जो मैं चलाऊं तो ये मिनिमम एनर्जी टू मैक्सिमम एनर्जी जा रहा हूं। तो हम एनर्जी के खास लिमिट को देख सकते हैं। मिनिमम एनर्जी टू मैक्सिमम एनर्जी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहा है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की इनवर्स रिलेशन है। एनर्जी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वेवलेंथ से मिनिमम वेवलेंथ यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की तरफ जा रहा है। ये जरा याद रखिए। अगली हमारे पास जो मॉड्यूलेशन है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको हम लिखते हैं एफएम। एफएम हमारे पास कहां से कहां तक है? यह है 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक। ये तमाम हमारे पास ये, अच्छा ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? कैरियर की फ्रीक्वेंसी है। बी केयरफुल, कैरियर की ये फ्रीक्वेंसी है। तो कैरियर जो है हमारे पास, कैरियर वेव 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक, ये तमाम वेव, ये तमाम फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए यूज करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होगा? फिर वही बात है कि मेरे कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। कौन चेंज करेगा? मेरा वॉइस, मेरा इंटेलिजेंस चेंज करेगा, राइट। जिस तरीके से कैरियर के एम्पलीट्यूड को चेंज करना था मेरा इंटेलिजेंस, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बिल्कुल इसी तरीके से अगर मेरे कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को मेरा इंटेलिजेंस, मेरा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल चेंज करेगा तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जनाब, अब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करने जा रहे हैं और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हम आपको, अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास कैरियर है हाई फ्रीक्वेंसी और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है लो फ्रीक्वेंसी जिसको मैंने ट्रांसमिट करना है। अब देखिए जिस वक्त मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है, ठीक है, यानी क्रस्ट है, तो उस वक्त कैरियर की फ्रीक्वेंसी अगर इतने पोर्शन को, जितने पोर्शन क्रस्ट करना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मैं थोड़ा सा कुछ ड्रॉ की तरफ भी जाता हूं, मैं ये पॉइंट कह लेता हूं, ये पॉइंट है मेरे पास और ये पॉइंट है, ये देख रहे हैं। तो इन पॉइंट से अगर आप सीधी स्ट्रेट लाइन लेकर आए यहां पर, ये और ये, नाउ यू कैन सी कि जिस वक्त मेरे पास क्रस्ट है तो मेरी फ्रीक्वेंसी, अब ये कैरियर की फ्रीक्वेंसी को देख लो जरा ऊपर लगे हाथों, यहां से ये भी देख लो, ये
ये देख रहे हो कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, यानी इनके दरमियान गैप कितना था। तो ये गैप क्या हो गया, कम हुआ या नहीं हुआ। तो वेव्स के दरमियान गैप कम होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, एक तरीका है समझने का, राइट। तो ये देखो इनके दरमियान गैप ज्यादा था, कैरियर के दरमियान गैप कम हो गया, यानी कैरियर की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो मेरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ने, मेरे इंटेलिजेंस के क्रस्ट ने मेरे कैरियर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। और जब यहां ट्रफ के अंदर आते हो तो आप देख रहे हो कि मेरे इंटेलिजेंस ने मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके जो ट्रफ है उसने मेरे कैरियर की फ्रीक्वेंसी को कम कर लिया। देख रहे हैं, यहां फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, यहां फ्रीक्वेंसी कम कर ली। तो ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी कम की है, किसकी की, कैरियर की है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मेरा इंटेलिजेंस मेरे कैरियर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, फिर क्रस्ट आया, फिर बढ़ाया, फिर ट्रफ आया, फिर कम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, अब मैं एक तस्वीर आपको और भी दिखाना चाह रहा हूं जो कि ये है। इस तस्वीर में आप देखें कि आप देख रहे हैं कि ये एक सिग्नल है हमारे पास, एएम देख रहे हैं। एएम में क्या हो रहा है, हमारे हाई फ्रीक्वेंसी यानी कैरियर के एम्पलीट्यूड चेंज होते जा रहे हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी में हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा से कम, ज्यादा से कम, देख रहे हैं आप। और एम्पलीट्यूड के अंदर देखें, जब क्रस्ट आ रहा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, ट्रफ आ रहा है एम्पलीट्यूड कम, किसका, कैरियर का। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एएम एंड एफएम। ये सारी कहानी होगी हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। फेज मॉड्यूलेशन हमारे कोर्स में नहीं है ना, हम फेज मॉड्यूलेशन को इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने मॉड्यूलेशन पढ़ी है इसको अगर कोई किसी और बड़े सेट के अंदर हम बंद करना चाहें तो इसका नाम है एनालॉग मॉड्यूलेशन। जी हाँ, याद रखिएगा, एक डिजिटल मॉड्यूलेशन होती है और एक एनालॉग मॉड्यूलेशन होती है। ये इस वक्त मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ और आप लोग अपने घरों में बैठ के उन बातों को सुन रहे हैं, ये तमाम मॉड्यूलेशन ना तो एम्पलीट्यूड है, ना फ्रीक्वेंसी है, ना फेज है, ये डिजिटल मॉड्यूलेशन हो रही है इसका। ठीक है, ये जो मॉड्यूलेशन का जो टॉपिक है, वेव्स का जो टॉपिक है, इसके ऊपर तो पूरी इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स होते हैं, 4 साल तक वो इन चीजों को पढ़ते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है मैं अपने 30 मिनट की क्लास के अंदर किस तरीके से इसको कवर कर सकता हूँ जो 4 साल में पढ़ा जाता है। तो इसे वेरी वास्ट फील्ड, बहुत डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, बेतहाशा चीजें। तो हमने एक फिजिक्स के लिहाज से कॉन्सेप्ट को क्रैक करने की कोशिश की। तो द थर्ड मॉड्यूलेशन इज फेज मॉड्यूलेशन, ये नाम याद रहना चाहिए, फेज मॉड्यूलेशन। ओके, तो हम कितने तरीके से किसी वेव को किसी कैरियर को चेंज कर सकते हैं या मॉड्यूलेट कर सकते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन में? 3, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। सिग्नल को हमने मॉड्यूलेट करके भेज दिया। अब रिसीविंग साइड पर जो एंटीना होता है उसको रिसीव करता है और उसको करता है डी मॉड्यूलेट। अच्छा, ये भी एक बात है, जाहिर सी बात है, इस वक्त न जाने कितने स्टेशन है, एफएम स्टेशन जो कि चल रहे हैं। इस कमरे में मैं एफएम 100 भी ट्यून कर सकता हूँ, फिर मैं एफएम 101 भी ट्यून कर सकता हूँ, ठीक है ना। एफएम के जितने भी चैनल्स हैं वो तमाम मैं यहाँ पर ट्यून करके उनको मैं सुन सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम वेव्स यहाँ पर मौजूद हैं और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को भी मैं यहाँ पे रिसीव कर सकता हूँ, उनको भी मैं सुन सकता हूँ। तो बात यह है कि मैं किसको किस वक्त सुनूंगा, तो इसके लिए लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया कि मैं ट्यून करूंगा चैनल को। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो सिग्नल आ रहा है वही फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पर अपने जो रिसीवर है उसके अंदर मेंटेन करूंगा। तो जैसे ही वो रिसीवर, मिसाल के तौर पर ये एंटीना है, इस एंटीने को तमाम एफएम जो है सिग्नल, तमाम एएम सिग्नल मिल रहे हैं। तो मैं जिस फ्रीक्वेंसी पे जो फ्रीक्वेंसी मैं लेना चाह रहा हूँ, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वही फ्रीक्वेंसी मुझे अपने पास ट्यून करनी पड़ेगी। वही फ्रीक्वेंसी जब मैं अपने पास मेंटेन करूंगा तो मेरा एंटीना उस वाली वेव को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो ये तो हो गई रिसेप्शन। रिसेप्शन के बाद हम जानते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मैंने अगर पंजाब जाना है तो मैं किसी जहाज, किसी गाड़ी, किसी ट्रेन पे बैठ के जाऊंगा। तो जब पंजाब पहुंच जाऊंगा तो ट्रेन से जहाज से उतरना भी तो है ना मुझे। तो इसी तरीके से जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको मैंने कैरियर के साथ मिला दिया था, मॉड्यूलेट कर दिया था, रिसीव करने के बाद कैरियर को अलग और इंटेलिजेंस को अलग करना है और उस इंटेलिजेंस को फिर हमने सुनना है। तो हमारा जो रिसीविंग जो साइड होती है वो जो प्रोसेस करता है उसे कहते हैं डी मॉड्यूलेशन। आप में से अगर किसी ने कभी कंप्यूटर पढ़ा तो एक लफ्ज सुना होगा जिसे कहते हैं मॉडेम। तो मॉडेम हमारे पास क्या है? मॉडेम एमओ, ये है मॉड्यूलेशन और ये है डी मॉड्यूलेशन। तो हमारा कंप्यूटर जो है, इस वक्त मेरा कंप्यूटर भी क्या कर रहा है, आपकी आवाज मुझे पहुंचाता है और मेरी आवाज आपको पहुंचाता है।
तो जब मेरी आवाज आपको पहुंचा रहा है तो ये कर रहा है मॉड्यूलेशन, और जब आपकी आवाज मुझे पहुंचा रहा है तो ये कर रहा है डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होती रहती है। तो एक लफ्ज होता है, एक सर्किट होता है, एक चिप होती है जिसे हम कहते हैं मॉडेम, वो हमारे कंप्यूटर में लगी होती है, जो काम कर रही होती है सारे काम वही करवाती है। तो मॉड्यूलेशन हमारे पास होती है। मॉड्यूलेशन हमारे पास एक नॉन लीनियर डिवाइस है, याद रखिएगा, इट इज ए नॉन लीनियर डिवाइस। ये एक नॉन लीनियर डिवाइस है, लीनियरिटी पे काम नहीं कर रही थी हमारे पास। तो हम उसमें क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और कैरियर को अलग और हमारा मैसेज अलग। दैट्स इट। मेरा ख्याल है इतना ही बहुत है। इसके सर्किट बाकी चीजों पे हमें अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। सर आपने कहा डीमॉड्यूलेशन नॉन लीनियर डिवाइस है या मॉड्यूलेशन नॉन लीनियर डिवाइस है? दोनों नॉन लीनियर होते हैं, लेकिन मैंने मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के बारे में बोला है, नॉन लीनियर डीमॉड्यूलेशन।